फ्री रेडिकल बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। इनकी बहुत जल्दी रिएक्शन की वजह से ये प्रोपेगेशन स्टेप भी बनता है, जिसमें क्या होता है कि एक फ्री रेडिकल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है, वो फ्री रेडिकल आगे फिर किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, एंड द सिलसिला चलता रहता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम रसूल और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूएचएस का टॉपिक नंबर 2 जो कि है हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। इस टॉपिक में हम बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस करेंगे अल्केन्स, अल्कीन्स और बेंजीन को। टेबल ऑफ कंटेंट है आपकी स्क्रीन पर, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को। कंटेंट में हमारे पास है कंबस्शन, द मैकेनिज्म फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ मीथेन with particular reference to initiation, propagation and termination, and then there are alkenes and there are benzenes। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो सिर्फ होगा अल्केन्स के ऊपर। आज हम जनरली बात करेंगे सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की, कि हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, और हाइड्रोकार्बन की जो यूएचएस टॉपिक में 3 कैटेगरीज हैं, अल्केन, अल्कीन्स और बेंजीन, में से हम सिर्फ अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। अल्केन सारा ही कवर नहीं करना, अल्केन की कुछ बेसिकली हेडिंग्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने कवर करनी है, जो कि मैंने टेबल ऑफ कंटेंट में आपको बता दी हैं। तो चलिए हम बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 2 ही टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि हैं ये वाले कि पहले हम देखेंगे कंबस्शन ऑफ अल्केन और फिर हम देखेंगे इनका रिएक्शन विद हैलोजेंस ऑफ अल्केन, कि अल्केन हैलोजेंस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है कंबस्शन का। तो हमें पता है कंबस्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज द कंप्लीट कंबस्शन and the other one is the incomplete combustion। तो हमको इन दोनों में बहुत क्लियरली फर्क पता होना चाहिए कि कंप्लीट कंबस्शन कब होगी और इनकम्प्लीट कंबस्शन कब होगी। तो इन दोनों में जो सिर्फ एक चीज जो डिफरेंस क्रिएट करती है ना, वो होती है सप्लाई, या मैं दूसरे कलर से लिख दूं ताकि प्रोमिनेंट रहे, वो है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सप्लाई के ऊपर हम बेस करते हैं कि जो कंबस्शन हुई है या जो होगी वो किस तरह की होगी, या तो वो कंप्लीट कंबस्शन होगी या इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी। तो अब हम पहले जरा कंप्लीट कंबस्शन की बात कर लेते हैं। कंप्लीट कंबस्शन कैसे होती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्केन है, उसके साथ जब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन ऐड करेंगे एक्सेस में, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो असल गेम है वो सिर्फ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर है। अभी हम बात करेंगे कंप्लीट कंबस्शन में, तो हमारे पास एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगी, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी, और ये एनर्जी जो होगी वो होगी 891 किलो जूल पर मोल। तो इतनी एनर्जी जो है रिलीज होगी कब, जब हमारे पास अल्केन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करेगा, कंबस्शन करेगा। ये हीट लिखते हैं या कंबस्शन का सिंबल। तो जब ये कंबस्शन करेगा एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। इसकी एग्जांपल में हम ले चलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है मीथेन CH4, तो हम इसको जब क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या करेंगे, बर्न करेंगे, तो हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट आएगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जो कि इवॉल्व होगी। इक्वेशन बिल्कुल सेम है, मैंने इक्वेशन बैलेंस नहीं की, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट तक है कि जब भी एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगा या ऑक्सीजन की ज्यादती होगी, जो कंबस्शन कंप्लीट होगी, क्योंकि इसमें एक्सेस का मतलब ये है कि ये जो स्पीशी है ये क्या होगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। इस केस के अंदर अल्केन शुड बी द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्शन होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर प्लस एनर्जी की। और ये जो मैंने एग्जांपल दी है ये बेसिकली डेली लाइफ से है। जो हम अपना चूल्हा चलाते हैं, गैस के जो चूल्हे होते हैं उनके अंदर जो गैस आ रही होती है वो बेसिकली मीथेन गैस होती है, और इसमें ये एनर्जी रिलीज होती है, वो होती है 891 किलो जूल पर मोल। बहुत बच्चे इसको जाउल प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये जाउल नहीं, जूल वर्ड है, तो जूल से आपने इसको आइंदा से प्रोनाउंस करना है, किलो जूल पर मोल। और ये एनर्जी आपको पता है कि इससे हम क्या करते हैं, अपने कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। अब आते हैं अपने दूसरी टाइप की तरफ, जो कि है हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्शन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंप्लीट कंबस्शन में और इनकम्प्लीट कंबस्शन में सिर्फ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का फर्क है। तो अगर मैं यही एक अल्केन लूं और उसकी जो कंबस्शन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करूं, लेकिन लिमिटेड सप्लाई हो, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो बहुत थोड़ी,
तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर प्लस कार्बन ब्लैक या कार्बन सॉलिड, और इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्लेम पर रख रहे हैं या हमने इधर से बर्न कर रहे हैं। इस रिएक्शन में आपने देखना है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। अब कोई भी एग्जांपल ले ले, फॉर एग्जांपल मैं मीथेन की ग्रीन एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको मैं लिमिटेड सप्लाई में ही ऑक्सीजन में क्या कर रहा हूँ, फ्लेम के नीचे रख रहा हूँ बर्निंग इग्निशन के लिए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड देगी, हमें वाटर मिलेगा और साथ में हमें कार्बन सॉलिड मिलेगा। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंस कर लीजिएगा। लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि सिर्फ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की मैंने लिमिटेड की और साथ ही हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या हो गए, चेंज हो गए। अब इसकी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा कि हीटर चल रहा हो तो हम कमरे में क्या करते हैं, दरवाजा बंद नहीं करते या फिर पानी का गिलास रख देते हैं या कोई भी हम घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं। वो इसलिए कि जब ये हमारे पास जो कमरे की सारी जो ऑक्सीजन है वो हीटर या कोई भी हीटिंग सोर्स बर्निंग में या कंबस्टन में जब यूज कर लेता है तो पीछे वो क्या करता है, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 200 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाती है विद द हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ जब ये 200 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगी तो जहां कार्बन डाइऑक्साइड अपना बॉन्ड तोड़कर हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी से बॉन्ड नहीं तोड़वाती और अंदर ही रहती है। इसकी वजह से एयर की जो सप्लाई होती है वो कम होना शुरू होती है और सफोकेशन से डेथ भी होनी शुरू हो जाती है। डेथ होने के चांसेस होते हैं, तो इसे हम साइलेंट किलर भी बोलते हैं क्योंकि ये सफोकेटिंग गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सट्रीमली डेंजरस, क्योंकि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई उसके किसी भी तरह का कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं होता जिसे हम फिजिकली देख के बता सकें कि यहाँ पे अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है। इसीलिए जो इनकम्प्लीट कंबस्टन जो होती है इसे हम कहते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जो कंबस्टन होती है इसे हम इनकम्प्लीट या पार्शियल कंबस्टन बोलते हैं, और इसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है हमारे पास रिएक्शन विद हैलोजेंस। अब हमें पता ये है कि हमें नहीं पता तो मैं बता रहा हूं कि अल्केन्स जब भी हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर ये मीथेन है, फॉर एग्जांपल CH4, और जब इसके साथ हम जैसे जैसे इसमें क्लोरीन ऐड करते जाएंगे तो वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करता रहेगा। फॉर एग्जांपल 1 क्लोरोमीथेन, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो 2 क्लोरोमीथेन, तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो ट्राइक्लोरोमीथेन, और चौथा क्लोरीन का हाइड्रोजन तीसरा रिप्लेस कर दिया तो ये बन गया हमारे पास टेट्राक्लोरोमीथेन। इसी तरह हमारे पास अब हमें ये तो समझ आ गया कि सब्स्टिट्यूशन होती है, तो हमें सबसे पहले जो मैकेनिज्म होता है उसको समझना चाहिए कि मैकेनिज्म इसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि जब भी एक स्पीशी के अंदर कोई भी स्पीशी उसमें से निकले ना और उसके अंदर कोई नई स्पीशी ऐड हो जाए तो उसे हम कहते हैं एडिशन रिएक्शंस। लेकिन कोई भी ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एक स्पीशी निकले और उसकी जगह कोई नई स्पीशी आ जाए, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमें पता है कि जो अल्केन्स होते हैं मोस्टली वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म देते हैं। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म का मतलब यह है कि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होंगी। नाम लिख लेते हैं, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इसमें अब दो चीजें हैं कि सबसे पहले हमें पता है कि फ्री रेडिकल की इन्वॉल्वमेंट होगी इसमें, और फिर ये कि सब्स्टिट्यूट करेगा। सब्स्टिट्यूट किसे करेगा? कार्बन को नहीं, कार्बन के साथ मौजूद हाइड्रोजन के साथ ये किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? फ्री रेडिकल को। और फ्री रेडिकल किसका होगा? ऑब्वियसली किसी हैलोजन का या सॉल्ट फॉर्मिंग स्पीशी ग्रुप 7A के जो एलिमेंट्स हैं। इसमें हमारे पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो अब हम इसका ना कुछ मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि इसका जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स में होता है हमारे पास। सबसे पहले होता है इनिशिएशन, उसके बाद हमारे पास होता है प्रोपागेशन, और तीसरा स्टेप होता है हमारे पास टर्मिनेशन। अब इन तीनों एमकेट में ऑब्वियसली अभी सीधी तरह से डेफिनेशंस तो नहीं पूछेंगे, वो सिंपल यही पूछेंगे कि जरा ट्रिकी करके आंसर क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और आपने उसको आंसर को जस्टिफाई करना है या निकालना है। तो वो कोई भी स्टेप दे देंगे और उसमें वो आपको कहेंगे आइडेंटिफाई द व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपगेशन स्टेप या व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशिएशन स्टेप।
तो हमारे पास जो कुछ जिसे कहते हैं ना अलामात होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनिशिएशन स्टेप कौन सा है, प्रोपगेशन स्टेप कौन सा है और टर्मिनेशन स्टेप कौन सा है। तो इनिशिएशन स्टेप जो होता है वो इज मार्क्ड बाय कि उसके अंदर बनता क्या है, फ्री रेडिकल बनेगा। कि पहले कोई भी स्पीशी के अंदर फ्री रेडिकल नहीं था, अब बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, इनिशिएशन स्टेप होगा। प्रोपगेशन ये था कि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल या कोई भी एक अपना हंसता खेलता मॉलिक्यूल किसी भी फ्री रेडिकल के पास आया और उसने उसके ऊपर अटैक करके उसको भी एक फ्री रेडिकल बना दिया, तो इससे क्या होगा, फ्री रेडिकल जिसे कहते हैं प्रोपगेशन स्टेप होगा। अब प्रोपगेशन का मतलब जो होता है, लफ्जी मतलब वो होता है फैलना, एक चीज का किसी ज्यादा सारे एरिया के अंदर फैल जाना। तो अगर एक फ्री रेडिकल आकर एक स्पीशी को चंक करेगा और वो भी फ्री रेडिकल बन जाएगी तो वो फर्दर आ गएगी, क्योंकि फ्री रेडिकल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव स्पीशी। फ्री रेडिकल बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, इनकी बहुत जल्दी रिएक्शन की वजह से ये प्रोपगेशन स्टेप भी बनता है, जिसमें क्या होता है कि एक फ्री रेडिकल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को भी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है, वो फ्री रेडिकल आगे फिर किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल को एंड द सिलसिला चलता रहता है। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है कि दो फ्री रेडिकल, फॉर एग्जांपल एक्स फ्री रेडिकल प्लस वाई फ्री रेडिकल मिलकर एक्स वाई बॉन्ड बना दे। फ्री रेडिकल को एक फ्री रेडिकल ही ठंडा कर सकता है, ये बात याद रखनी है कि जब भी केमिकल स्टेप के अंदर या केमिकल रिएक्शन के अंदर एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के अंदर मिक्स करके एक नॉन न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहा हो, क्योंकि ये एबिलिटी सिर्फ एक फ्री रेडिकल के पास ही होती है कि वो दूसरे फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर सके। तो जब भी दो फ्री रेडिकल आपस में मिले और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन जाए तो उसे हम टर्मिनेशन स्टेप कहेंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये फर्दर रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब हम कुछ फ्री रेडिकल की बात कर लेते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, हमने 3 स्टेप्स तो पढ़ लिए। अब कुछ फ्री रेडिकल की बात कर लेते हैं कि फ्री रेडिकल पहले होता क्या है और बनता कैसे है। इस पर मैंने एक्सटेंसिवली वीडियो भी बनाई हुई है, आई बटन में भी मिल जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि फ्री रेडिकल बनता कब है, जो कि है इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होता है, हमारे पास फ्री रेडिकल एक बनता है। तो फ्री रेडिकल पहले बनता क्या है, फ्री रेडिकल होता क्या है। फ्री रेडिकल चार्ज स्पीशी नहीं है, न्यूट्रल स्पीशी होती है, ओवरऑल चार्ज 0 होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि X एक फ्री रेडिकल है तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 0 होगा। ये डॉट से हम शो करते हैं कि ये फ्री रेडिकल है या नहीं है। अब ये डॉट किसी रिप्रेजेंट करते हैं, ये डॉट रिप्रेजेंट करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम क्या कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस तरह कि मैंने बताया था कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन अगर वो अनपेयर्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दे इस तरह से, हालांकि वो इस तरह एग्जिस्ट करने चाहिए नॉर्मल स्टेट के अंदर, लेकिन वो उस स्टेट के अंदर इस तरह एग्जिस्ट करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम कहेंगे फ्री रेडिकल्स। और फ्री रेडिकल की पहचान ये है कि ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अनइवन होती है और ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती हैं। और ये बनती क्यों है, होमोलिटिक फिशन। अब होमोलिटिक फिशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को दरमियान से बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। तो रिजल्टिंग में जो हमारे पास बनता है, फॉर एग्जांपल मैं क्लोरीन की एग्जांपल लेता हूं, जो कि हमारे पास अभी क्लोरीन और क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये बड़ा एक हंसता खेलता मॉलिक्यूल था। अब ये कैसे कन्वर्ट हो गया दो क्लोरीन फ्री रेडिकल में, क्योंकि HV या लाइट की प्रेजेंस में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स ऐसे होते हैं जो कि लाइट की प्रेजेंस में, और लोगों को लगता है कि सिर्फ लाइट की प्रेजेंस में बनते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। लाइट के अलावा भी बहुत सारे अदर मेथड हैं जिसमें हीटिंग भी आता है कि उनसे भी हमारे पास क्या होते हैं, फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। तो फ्री रेडिकल में बेसिकली हम करते क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और जो बॉन्ड होता है वो सेंटर से ब्रेक होता है। इस तरह ब्रेक होता है कि अमूमन जो केमिस्ट्री में बॉन्ड ब्रेक होता है ना, फॉर एग्जांपल X एंड Y स्पीशीज का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये सारे इलेक्ट्रॉन या तो इधर चले गए या इधर चले गए और इसमें 4 स्पीशी बन गई, फॉर एग्जांपल X नेगेटिव एंड Y पॉजिटिव एंड इस तरह। लेकिन फ्री रेडिकल्स के केस में क्या होता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ था वो वापस इसके पास, और जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया हुआ था वापस इसके पास चला गया। अब वापस तो चला गया लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी, जिस तरह उसको एक मॉलिक्यूल के अंदर रहना चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को, वो वैसे नहीं रहता, जिसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, प्रोडक्शन ऑफ 2 फ्री रेडिकल्स टेक्स प्लेस, के 2 फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं। अब ये था इनिशिएशन स्टेप। अब इनमें से कोई भी
एक फ्री रेडिकल जाकर किसी भी मीथेन के पास, फॉर एग्जांपल ये जो था फ्री रेडिकल, ये एक मीथेन मॉलिक्यूल के पास जाता है। मीथेन मॉलिक्यूल क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, लेकिन ये उसके पास जाकर क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू अनदर फ्री रेडिकल। तो जब ये इसके पास रिएक्ट करेगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। इनमें से सिर्फ एक क्लोरीन ने जो था, वन क्लोरीन ने जो था वो इसके ऊपर अटैक किया। इसका स्ट्रक्चर मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये CH3 और एक हाइड्रोजन था। ये जब बॉन्ड यहां से इस क्लोरीन ने तोड़ दिया और इसकी जगह खुद को रिप्लेस करवा लिया, इसकी जगह क्या किया, खुद को इसके साथ ज्वाइन करवा लिया और हमारे पास ये एज HCl बन गया और यहाँ पर इसको फ्री रेडिकल, क्योंकि इसकी हुई है होमोलिटिक फिशन। अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं होमोलिटिक फिशन ऑफ कुछ फ्री रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं इसकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की। तो ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल का मतलब है इसमें लाइट की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, और ये मोस्टली जो हैपन होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ डिफ्यूज सनलाइट, कि डिफ्यूज सनलाइट होनी चाहिए। कि फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि इसमें फोटॉन्स यानी कि लाइट का मिशन जरूरी है, लाइट का मिशन ही लाइट का प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा ये कि इसमें ऑर्डर ऑफ बेंजीन का हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं 7th ग्रुप के मेंबर, और आयोडीन ये है ग्रुप 7A के मेंबर्स। अब इनका जो हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो होगा फ्लोरीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्लोरीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और इसका रिएक्शन ये है कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी वो शो करेगा वो फ्लोरीन गैस या क्लोरीन, उसके बाद फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और इसमें एलिमिनेशन जो है वो इस प्रोसेस की वो ये है कि इससे हम अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो आयोडीन है ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है इन केस ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। तो आयोडीन का रिएक्शन इतना स्लो होता है कि इस मेथड से हम ना अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते। हमें इसके अलावा ये तीनों बन सकते हैं, अल्काइल फ्लोराइड बन सकता है, अल्काइल क्लोराइड बन सकता है और अल्काइल ब्रोमाइड भी बनते हैं, लेकिन अल्काइल आयोडाइड जो है उसके लिए हमें अदर मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। ये थे कुछ एक जनरल कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग ये दो टॉपिक्स के। अब इसके कुछ रिलेटिंग एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं, इजी हो जाएगा आप सबके लिए। इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज है वो है आपकी स्क्रीन पे। अल्केन आर नोन एज पैराफिन्स, least reactive which of the following is not cause of their least activity? Option A, in a sigma bond the electrons are very tightly held together between the nuclei. ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन C and H in alkane is less than 0.5। तो ये अभी हम देख लेते हैं कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो हमारे पास होती है 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी 2.1 और 0.4, ऑब्वियसली जो कि स्मॉलर है किससे 0.5 से। तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, ऑप्शन डी भी सही है। दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। डेल्टा ऑप्शन है दे शो नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। तो हमारे पास जो दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास हमें पता है कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल के पास हमें पता है नेगेटिव चार्ज हो। और अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो 0 चार्ज रखता हो या न्यूक्लियोफाइल जो है वो 0 चार्ज रखता हो, तो वो एटलीस्ट न्यूक्लियोफाइल के केस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, और यही इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के केस में क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। तो अल्केन्स के अंदर ऐसा कुछ सीन नहीं होता। अल्केन्स जो होते हैं वो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ऑप्शन चार्ली इज द करेक्ट स्टेटमेंट, या बेसिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद अल्केन्स इज, जो मैंने अभी ऑर्डर पढ़ाया आपको, तो उसमें अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन डेल्टा जो है वो है करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज आप देखें तो उसमें फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। इसमें साइंस की बहुत हेराफेरी होती है। When excess methane is treated with chlorine, the mixture of halogen alkanes are obtained. Condition for the reaction is R. Reaction of methane with chlorine in the presence of dilute sulfuric acid. In the presence of a catalyst नहीं। In the presence of diffuse sunlight. In the presence of concentrated sulfuric acid. तो जब हमने कहा था कि जो रिएक्शन होते हैं ये फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, तो इसका मतलब है इसमें फोटोन ही, जो लाइट होती है वो ही एज ए कैटलिस्ट यूज होती है।
तो इसमें किसी भी तरह के कैटलिस्ट या सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड कोई भी लाइन इसमें सूटेबल नहीं है। तो ऑप्शन चार्ली द करेक्ट ऑप्शन, डिफ्यूज्ड सनलाइट जो होती है वो इसका आंसर है। उसके बाद ऑन द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आर ऑब्टेन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप कौन सा भी इनमें से होगा? तो मैंने आपको बताया कि टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होता है कि एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के साथ मिक्स होकर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाता है, क्योंकि एक फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने की ताकत जो है वो दूसरे फ्री रेडिकल के पास होती है। तो कौन सा ऐसा स्टेप है जिसमें दो फ्री रेडिकल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं? तो वो है ऑप्शन चार्ली, जिसमें मिथाइल फ्री रेडिकल है और क्लोराइड फ्री रेडिकल आपस में मिक्स होकर मिथाइल क्लोराइड बना रहे हैं। Next question is question which one of the following is a propagation step in the reaction between methane and chlorine। तो पहले स्टेप में अगर हम देखें तो उसमें तो क्लोरीन पॉजिटिव है, चार्ली ऑप्शन में भी क्लोरीन पॉजिटिव है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अब जो ऑप्शन है वो है बीटा एंड डेल्टा। तो अगर हम बीटा ऑप्शन में देखें तो हमारे पास मिथाइल जो है वो क्लोरीन को जब रिएक्ट करता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल मैंने अभी यहाँ पे समझाया भी था, वो क्या करेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में HCl फॉर्म करेगा, जबकि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल नहीं बनता इन केसेस में। तो ऑप्शन डेल्टा इज नॉट द आंसर, ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। Moving to the next question, what happens when 1 mole of ethane is mixed in the room in the dark at room temperature with 6 moles of chlorine? तो यहाँ पे जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो है in the dark room, in the dark at room। तो हमें पता है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है तो ये हर हाल में होगा ही कहाँ, लाइट की प्रेजेंस में, तो डार्क कंडीशन ही नहीं है, तो देयर इज नो रिएक्शन, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड थैंक यू। तो ये थे हमारे पास सारे एमसीक्यूज। बहुत छोटा सा मेरा टॉपिक था, वीडियो मैंने कहा जरा छोटी बने क्योंकि बड़ी वीडियो को एडिट करने में भी टाइम लगता है और बच्चे बोर भी हो जाते हैं, तो मैं सोचा था कि छोटी छोटी सीक्वेंस में डिवाइड करूंगा और इसलिए मेरा भी काम आसान हो जाएगा और आप लोगों का भी काम आसान हो जाएगा। अभी तक हम कह रहे हैं फाइनल डेट नहीं आई, लेकिन होप सो ये सितंबर और अक्टूबर के बीच में या इसी डेट में कुछ अभी चांसेस हैं। फाइनलाइज कुछ नहीं कर सकते, फाइनल अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट होगी वही होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।